तो मित्रों, होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करते नहीं और ना ही ज्यादा रिवीजन कर पाते। तो रिजल्ट ये होता है कि भाई वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। सिंपल सी चीज है, ऐसा मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है करते हुए। ठीक है। तो देखो, थ्योरी आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। इट्स 50% थ्योरी, 50% क्वेश्चन सॉल्विंग। और क्वेश्चन सॉल्विंग करते हुए ही आपको रिवीजन जो है वो कर लेना चाहिए। ठीक है, यूजुअल रिवीजन भी कीजिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग करते हुए करेंगे तो और ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो भाई सीरीज अच्छी खासी चल रही है, आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस सेक्टर, प्रोजेक्ट 17A हैज बीन सेट अप टू बिल्ड। 17A प्रोजेक्ट क्या है आपका? तो भाई देखिए, ये आपकी फ्रिगेट्स हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि भाई तारागिरी की हम बात करते हैं। ठीक है, आईएनएस तारागिरी। तो भाई इंडिजिनसली डेवलप्ड नीलगिरी क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो आपका MDL यानी कि मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है, उसको डिजाइन किया है। थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट की कैटेगरी में आता है, प्रोजेक्ट 17A के अंडर में आता है। ये एक सीरीज है ऐसे ही गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की, जो भाई इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं। फ्रिगेट मतलब क्या होता है? फ्रिगेट आपका एक टाइप का वॉरशिप होता है। ठीक है। अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Deep inside the Arctic Circle, this Norwegian archipelago is home to the world's northernmost permanent settlement. Recently, it was seen in the news for being the fastest warming place on Earth. Strategically, it also holds an important geopolitical position as it controls the gateway from the shallow Barents Sea to the deep North Atlantic. हम किस जगह की बात कर रहे हैं? तो भाई इसका सीधा सा आंसर है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो जगह है आपकी है स्वेलबार्ड। ठीक है। इसको आप स्पिट्सबर्गेन भी कहा जाता है। ठीक है। नॉर्वेजियन आर्किपेलागो है, आर्कटिक ओशन के अंदर, मेनलैंड यूरोप से थोड़ा नॉर्थ की तरफ भी पड़ता है। और ये मिडवे में पड़ता है। बेसिकली आपका जो नदर्न कोस्ट है नॉर्वे का, और जो नॉर्थ पोल है वहां कहीं बीच में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Recently, a group of edible oil industry association from Asian countries from the Asian Palm Oil Alliance, अपोआ जिसे कहा जा रहा है। In this context, which of the following countries are part of this initiative? तो भाई जो एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन है, 5 मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज की एशिया में से। ठीक है। इसमें कौन कौन सी आती है भाई? इसमें आपकी इंडिया आती है, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया इसमें नहीं आता। ठीक है। इसके साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल भी आता है। तो आंसर हुआ 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस सेक्टर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वी शोरार्ट्स। क्या है ये बेसिकली? रिसेंटली डीआरडीओ ने क्या किया? चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं। इट इज अ पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट इज डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद इसराइल। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट जो है भाई आपको गलत है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली डीआरडीओ डीआरडीओ ने क्या किया कि भाई VSRADS जिसको कहा जाता है, इसको हम विश्व भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफाइंस सिस्टम। ठीक है। ये ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये भाई आपके ITR चांदीपुर से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से लॉन्च किए गए उड़ीसा की तरफ। ठीक है। तो ये मैन पैड की कैटेगरी में आते हैं, मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। डिजाइन और डेवलप किया गया है इनको इंडिजिनसली बाय डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर है। ठीक है, रिसर्च सेंटर इमरात, RCI कहा जाता है इसे, हैदराबाद में। ठीक है। इसको भाई आपकी डीआरडीओ के साथ कोलेबोरेशन में बनाया गया। तो भाई पहला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME की बात की जा रही है। इट हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सेकंड आता है, Secretary of the Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises is the ex-officio chairman of the National Board for MSME। तो भाई बिल्कुल गलत है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSE हो जो होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नेशनल बोर्ड फॉर MSME के। मतलब कोई भी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME बनेगा, वो ऑटोमेटिकली जो है आपका चेयरमैन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर MSME बन जाएगा। तो भाई ये भाई इसमें आपका फर्स्ट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन, द रोबोटिक लैंडर इनसाइट which has been studying Mars planet for nearly
4 years इज ऑपरेटेड बाय रोबोटिक लैंडर जो है जिसका नाम है इनसाइट, मार्स प्लेनेट की स्टडी के लिए यूज किया जा रहा है भाई 4 साल से। उसको क्या बोलते हैं किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, तो भाई ऐसे केसेस में मोस्टली आंसर आपका नासा ही होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी कुकुम्बर्स। ठीक है, दे आर इनवर्टिब्रेट्स। तो भाई रिसेंटली क्या हुआ कि चाइनीज क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट जो है सी कुकुम्बर फार्म्स में, इसकी वजह से नदन श्रीलंका फिशरमैन जो है उनको काफी इशू हुए, काफी ज्यादा डाउट्स हुए, काफी ज्यादा क्या बोलते हैं कंसर्न्स रेज हुए। सी कुकुम्बर्स क्या होते हैं, ये एक एनिमल ग्रुप होता है जिनको कहा जाता है एक्टिनोडर्म्स, एनिमेलिया में आते हैं ये। ठीक है, इसके अंडर आपके स्टार फिश भी आते हैं, सी अर्किन भी आते हैं, मतलब इनके शरीर पे थोड़े कांटे कांटे से लगे रहते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है उनका शेप ककम्बर यानी कि खीरे के जैसा होता है, लेकिन छोटे छोटे टेंटेकल्स होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं, जो इनकी लोकोमोशन और फीडिंग के लिए काम में लाए जाते हैं। तो भाई पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, दे आर सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो भाई इसके साथ साथ सेकंड आता है दे आर फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल ओशन। तो भाई ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशन दोनों जगह पाए जाते हैं। और थर्ड आता है दे आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो भाई ये बिल्कुल सही है, इंडिया में उनको इस कैटेगरी में डाला गया है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी घटियाना देवर्ण वाज सीन इन द न्यूज, इट इज। ये मैंने करंट अफेयर्स में शामिल किया था। ठीक है, ये क्रैब की एक स्पीसीज है जिसको घटियाना दुवर्णा कहा गया है, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया है। और भाई इसका नाम द्विवर्णा रखा गया है बिकॉज इट इज डाइक्रोमेटिक, दो कलर शो करता है ये। ठीक है, हेड जो है इसका वो पर्पल है, और जो इसका बाकी बॉडी है, सॉरी, इसका हेड जो है वो व्हाइट है, बाकी बॉडी जो है इसकी पर्पल है। तो इसलिए इसको द्विवर्ण बोला गया है, संस्कृत वर्ड है द्विवर्ण मतलब दो रंग का। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेस इन न्यूज। ठीक है, एंड कंट्री इट बिलोंग्स टू। तो भाई लेक अर्मिया, क्या ये ईरान को बिलोंग करता है? बिल्कुल, ईरान के नॉर्थ वेस्ट में है, लार्जेस्ट लेक है, वेस्ट एशिया का 6th लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है वर्ल्ड का, वाटर सरफेस इसका काफी ज्यादा है। पहला पेयर सही है। दूसरा लेक मानसवल। ठीक है, लेक मानसवल जो है वो भाई शायद आपका वो नेपाल में नहीं आता। लेक मानसवल कहाँ आता है? लेक मानसवल आपका कश्मीर कश्मीर में आता है। ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग ड्रिल्स के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, नेवी के लिए। ठीक है, आ, उसके बाद हाँ, ये फ्रेश वाटर की कैटेगरी में भी आता है। फिर आता है भाई आपका लेक मंचर इन पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मंचर जो है, ये इसने रिवर इंडस रिवर वैली में काफी फ्लड फैलाया था पिछले साल, यानी कि 2022 में। तो भाई ये भी सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। फिर भाई क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट द डोवार्क टेक्निक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज यूज टू। भाई जो डोवार्क टेक्नोलॉजी है वो किस चीज के लिए यूज की जा रही है? तो भाई अमेरिकन मीटरोलॉजिस्ट है वेरनॉन डोवार्क। ठीक है, उनकी जो डेथ है वो 100 की एज में हो गई। उन्होंने बेसिकली डोवार्क टेक्निक्स को 1970s के दौरान डेवलप किया था। क्या है ये भाई आपका एक साइक्लोन इंटेंसिटी एस्टिमेशन टेक्निक है जो 1969 के करीब उन्होंने डेवलप की थी। जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्टॉर्म्स हैं उनको उनको ऑब्जर्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, रिसेंटली सीन इन द न्यूज ऑपरेशन नार्कोस इज एंड क्या है नार्कोस? तो भाई नाम से ही पता चल रहा है, मंथ लॉन्ग पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स थ्रू रेलवे। तो रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ ने ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दिस ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान आर कंसिडर्ड द फर्स्ट environmentalist in the world. They remove living insects on the firewood before burning. They never cut trees and wait for trees to die on their own or fall during storms. Wildlife like चिंकारा and black bugs move freely in their settlement. तो भाई सबको पता है आंसर इसका, बिश्नोई कम्युनिटी। Question number 13. Consider the following statements. The first National Wildlife Action Plan was adopted under the provisions of National Forest Policy 1988. क्या ये सही है? भाई ये बिल्कुल गलत है, 1988 नहीं, 1983। ठीक है, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या ये सही है? तो भाई नेशनल बोर्ड फॉर जो वाइल्ड लाइफ है उसको चेयर कौन करते हैं? उसको चेयर करते हैं पीएम। तो भाई ये भी गलत हुआ, तो नीदर वन नॉट टू।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। रिसेंटली द स्टेच्यू ऑफ पीस डेडिकेटेड टू हिम हैज बीन अनवेल्ड इन कश्मीर। He was one of the greatest flag bearers of the Vaishnav sect and propounded the doctrine of Vishisht Advait. The great saint is known for scriptures like Gita Bhashya, in which he propagated an egalitarian society. He is believed to be the first Hindu acharya to initiate women into sannyas. Identify the personality from the passage given above. तो भाई किस पर्सनैलिटी की बात की जा रही है भाई? यहाँ पर अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने स्वामी रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है उसको अनवेल किया था। क्वेश्चन नंबर 15, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ऑफन इन न्यूज इज। भाई ये बेसिकली क्या है? देखो इनके वर्क के बारे में तो काफी सारे लोगों को पता ही होगा, काफी कंट्रोवर्शियल वर्क रहते हैं इनके, काफी सिलेक्टिव वर्क रहते हैं। तो दिस इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पीटा। ठीक है। इनका जो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर्स हैं वो नॉर्फोल्क यानी कि वर्जीनिया में है, और बाकी इनकी जो एंटिटीज हैं वर्ल्ड वाइड फैली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इंडिया हैज स्टार्टेड सेवरल एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ओवर द इयर्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। इन दिस कंटेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट हुआ था 1973 में, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, ब्रीडिंग करवाने के लिए। उसके बाद भाई आपका आया था प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया था शायद। हाँ, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया था आपका 1975। और फिर आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992। ठीक है, तो 132। क्वेश्चन नंबर 17, समटाइम सीन इन द न्यूज लिस्बन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। इसका सही आंसर है डिक्लेरेशन साइंड एट द यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस टू स्केल अप एक्शंस अगेंस्ट मैरीटाइम पॉल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस। ठीक है। ये आपका फिफ्थ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो नैरोबी में हुई थी, ठीक है, केन्या में 2022 के स्टार्टिंग में, ये उसमें साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका, with reference to the Indian Forest Act 1927, consider the following statement. The state government is empowered to notify forest land as the property of the government. तो भाई बिल्कुल सही। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एम्पावर्ड होती है इस चीज के लिए कि भाई वो किसी भी लैंड को फॉरेस्ट लैंड की कैटेगरी में डाल दिया जाए और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट करे इसकी देखभाल के लिए। किसी भी लैंड मतलब आपके जो जनरल सरकारी जमीनें होती हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द ट्रीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज एज रिजर्व। तो भाई ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जनरली करती है। और स्टेट गवर्नमेंट ही जनरली करती है। स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू अ विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट ओवर एनी लैंड दैट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। तो भाई ये भी सही है, फर्स्ट एंड थ्री ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। Which of the following statement best describe the term pop fame which was seen in the news recently? तो भाई रिसेंटली क्या हुआ कि भाई कुछ साइंटिस्ट यूएस की एक लैब है, उसका नाम है लॉरेंस बर्कले। नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। इस लैब में इन लोगों ने एक ऐसा फ्यूल डेवलप किया है, ऐसे बैक्टीरिया से डेवलप किया है जिसमें एनर्जी काफी ज्यादा होती है और रॉकेट फ्यूल्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो अ फ्यूल मॉलिक्यूल डेवलप फ्रॉम अ बैक्टीरिया बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स और फ्रेजेस आर विजिबल ऑन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से सिंबल्स हैं जो भाई आपको दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सत्यमेव जयते दिखाई देता है, बुल दिखाई देता है, टाइगर जो होता है वो हमें नहीं दिखाई देता, एलिफेंट दिखाई देता है, गैलोपिंग हॉर्स जो है दिखाई देता है, और इसके साथ साथ शेर भी दिखाई देता है। ये छोटे छोटे माइनर ऑब्जर्वेशन है जो हमें देखने को पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज अलाउड इन अ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क आपका वो एरिया होता है जहां पर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रिजर्व रखती है उसको फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन वगैरह, ये सब परमिटेड नहीं होती। तो भाई नो ग्रेजिंग यहाँ पर लाइफ स्टॉक की अलाउड होती है, भाई बिल्कुल अलाउड नहीं होती। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश इन द वेस्ट बंगाल। तो भाई ये भी गलत है। इंडिया का पहला जो नेशनल पार्क था वो भाई 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है। जिम कॉर्बेट को आप शायद जानते होंगे, उनके ऊपर काफी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, फेमस यू नो
शिकारी रह चुके हैं, और कन्वर्स सॉरी कंजर्वेशनिस्ट की कैटेगरी में, नेचुरलिस्ट की कैटेगरी में भी इनको लिखा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद कोर जोन ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व इन एन इज एन एरिया ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड लोकल कम्युनिटी। तो भाई देखो, आप लोगों को पता होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व को हम जनरली कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका कोर जोन आता है। कोर जोन आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम वाला एरिया होता है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर परमिटेड नहीं की जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है भाई, यहाँ पर ये कोर जोन के बाहर वाला इलाका होता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड होती हैं। फिर आता है आपका सबसे लास्ट में ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो होता है आउटर मोस्ट रीजन रहता है बायोस्फीयर का, और यहाँ पर आपका एक्टिव कोऑपरेशन आपका रिजर्व और लोकल लोगों के बीच में होता है। तो भाई फोर्थ थर्ड कोई भी आपका गलत है, तो भाई 1 2 3 कोई भी सही नहीं है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंडेक्स एंड द कंसर्न इंडेक्स और रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो आपकी यूएन हैबिटेट के द्वारा रिलीज की जाती है, क्या ये सही है? तो भाई पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो सही है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड सिटीज जो रिपोर्ट है, यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट इसे कहा जाता है। इसमें अर्बनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है, किस रेट से हो रहा है क्या वगैरह ये सब। और फिर सेकंड आता है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बाय यूएनईएससीएपी। क्या ये सही है? तो भाई ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हैदराबाद ने 20 सस्टेनेबल सिटीज के जो लिस्ट होती है उसको टॉप किया था, किसके अकॉर्डिंग? एपीएसी, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कहा जाता है उसको। ठीक है, इसमें बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और भी बहुत सारी जो सिटीज हैं वो सब आती हैं। तो भाई पेयर टू जो है आपका ये भी गलत है। दूसरा आता है ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। तो भाई ये आपका सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ मीथेन एमिशंस। मीथेन एमिशंस के भाई कौन कौन से सोर्सेज हैं पाए जाते हैं? तो भाई लैंडफिल्स क्या इस कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। टर्माइट्स, टर्माइट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल वेटलैंड्स भी आते हैं, और गैस ड्रिलिंग होती है, ये सब आते हैं। ये सब बेसिकली आपके गैसियस पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। गैसियस पॉल्यूटेंट्स एयर पोल्यूशन करते हैं, इसमें बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, और मीथेन भी इनकी कैटेगरी में आता है। मीथेन प्राइमरी कंपोनेंट होता है आपका नेचुरल गैस का, और ये 80 टाइम्स मोर स्पीड से, यानी कि अगर हम CO2 के साथ इसको कंपेयर करें तो भाई 80 गुना ज्यादा स्पीड से एटमॉस्फेयर को क्या करता है? गर्म करता है। ठीक है, तो भाई 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 24, मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय रूल्स फ्रेम्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो भाई ये आता है आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर में। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है विथ रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला आता है आपका, it provides employment opportunities to the youth by assisting in the setting up of micro enterprises in the non-farm sector। क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, PMEGP जो है आपका ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूथ को प्रोवाइड कराना चाह रहा है, ताकि माइक्रो इंटरप्राइजेस नॉन फार्म सेक्टर्स में वो सेटअप कर सके। सेकंड, ट्रांसजेंडर पीपल आर कंसिडर्ड अंडर द स्पेशल कैटेगरी इन द PMEGP टू अवेल हायर सब्सिडीज। क्या ये सही है? बिल्कुल, इनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। अदर नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द PMEGP इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। क्या नोडल एजेंसी भाई आपकी KVIC है? तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, KVIC नोडल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है। तो 1 2 3 भाई तीनों ही आपके सही हैं। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारा जो करंट अफेयर्स का 7 इंस्टॉलमेंट था वो भी खत्म हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी, कर दीजिए। वी हैव अराउंड 30 और so डेज, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब थ्योरी के साथ साथ पूरा जोर आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्विंग पर भी होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है वो हमारे दिमाग में धीरे धीरे सेटअप होती जाएगी। चलिए मित्रों, जय हिंद।